Now our next section is section C. Next section is section C. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33 तक के जो भी क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका, आपको कहा जा रहा है a प्लस बी सी। अब क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो, ए ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मैंने जो वर्ड बोला इसी से समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हुआ क्या, ए ने देखो वही पहले वाला जो होता है ये मेटल है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी मेटल है पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर ऐसा हुआ है तो एक चीज तो क्लियर है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ओनली देन इट इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है, ज्यादा रिएक्टिव था, इसने नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर, तो ये हो गया ए सी प्लस बी, ये क्लियर। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस मुझे दिखाई दे रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस डी आ गया ए के पास, ये हो गया आपका, ये इन्होंने उल्टा कर दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, चलो आप ऐसे समझो, खैर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था इसमें, क्या जज करें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। सिंपल सी बात ये देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। जैसे ए के साथ क्या आ गया सी और बी के साथ क्या आ गया डी, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो फिर बात ही करना बेकार है। एबीसीडी कुछ भी हो सकता है आगे पीछे जैसे भी, अभी इतना समझो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो नॉर्मली लिखा है ऐसे जैसे HCl, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव। पर एबीसीडी में जो दिखा रहा है हम उसको समझते हैं कि भाई वो ये दिखा रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ए के साथ सी आ गया और बी के साथ डी हो गया, एक्सचेंज हो गया ना, इतनी बार समझ में आ रही है। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या समझ में आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई आइडेंटिफाई, above in 1 and 2 give one example for each type in the form of balanced chemical equation। तो कुछ एग्जांपल, एक एक एग्जांपल आपने दोनों का देना है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आधा नंबर तो आपको इसी का मिल गया। फिर आप कोई भी एक रिएक्शन ले सकते, जैसे कि ये क्या है, आयरन। अब देखो जो मैं अभी समझा रहा था, आयरन प्लस ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट। अब भैया ये वाला जो चार्ज होता है, ये वाला जो आपका एलिमेंट है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और सल्फेट क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं ये समझा रहा था, ये पॉजिटिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस की थी। ये इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ज्यादा फोर्स, तो ये हो गया FeSO4 प्लस कॉपर, और ये आपका बैलेंस। इसी तरह से कोई भी एक एग्जांपल लिखना आपको, जैसे इसमें देखो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पर जिंक जो होता है इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक ने क्या किया, सल्फेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और ये हो गया ZnSO4 प्लस Cu। ये सारी चीजें क्लियर है, तो कोई भी एक रिएक्शन आप लिख सकते, ठीक है। और इस रिएक्शन को लिखने का कितने मार्क्स है आपका, 1 मार्क्स। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट रिएक्शन, कौन सी थी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको आपने आइडेंटिफाई किया, हाफ मार्क्स आप इसका उठा, इसको और क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो देखो ये क्या है आपका, सोडियम सल्फेट, ये क्या है आपका, बैरियम क्लोराइड। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। अब होगा क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जो मैं आपको बता रहा था, देखो ये ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है सी और डी पॉजिटिव नेगेटिव, तो डी इसके पास जाएगा। देखो ना यहाँ पर ये ए ये बी, समझ में आ रहा है, ये सी और डी, तो ए के पास क्या जाएगा, डी। आइडियली ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, NaCl, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ ले लेगा, तो ये हो जाएगा बैरियम सल्फेट। ये वाला जो पार्ट है, और ये हुआ क्या यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन क्लियर, चले आगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना, फिगर क्लियर होगी, फिगर दिख रही है सबको, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में पहले क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको ये एक फिगर दी गई है, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया आपको, देखो ये क्या है आपका ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, इसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे रिएक्ट, तो क्या क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और क्या होगा, क्लोरीन, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव,
हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है। और ये क्या होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है OH वाला, ठीक है। अब देखो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये नेगेटिव जो है, ये वाली गैस जो है यहाँ पर आ जाएगी Cl2, इसमें कलेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। और हाइड्रोजन क्या कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। और देखो ये होता है आपका एल्कली, होता है ना एक्वस वाला, ये वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं, एल्कली। और ये आपका क्लोरीन। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कुछ याद आ रहा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बातें समझ में आ गई। अब जो बातें मैंने बताई, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया आइडेंटिफाई द गैसेस इन्वॉल्व्ड एट द एनोड। एनोड पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन सी गैस जाएगी, क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेम द प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहा जाता है ऐसा, बिकॉज इसमें एल्कली दैट इज NaOH और क्लोरीन, हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं होता इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन मत लिख देना, कहीं आंसर में गिव ना तो भी मत लिखना, हाइड्रोजन नहीं आएगी, जबरदस्ती नहीं कहीं से उठा के चिपका दो। क्लोर एल्कली भैया दो कोई प्रेफरेंस नहीं है, हाइड्रोजन में कोई लेना देना नहीं है। इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस, जो भी हमने डिस्कस किया, यानी कि अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ तो देखो पहले तो जो बात मैंने समझाई वो चीज समझ में आ रही है आपको। ये देखो मैंने क्या समझाया आपको, आपने क्या किया यहाँ पर NaCl, ये ब्राइन सोल्यूशन, ये क्या आपका ब्राइन सोल्यूशन, ये क्या आपका ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या पास करवाया, ये तो पता ना इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, फॉर्मेशन किस किस चीज की हो गई, NaOH, जिसको क्या कहते हैं हम, एल्कली। और क्या फॉर्मेशन हुई, क्लोरीन गैस, दैट इज क्लोरीन, प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज, अच्छा क्लोरीन गैस, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव। बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कहां पर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो क्लोरीन गैस तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी आपकी। इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, कैथोड, नेगेटिव। तो ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ये सारी कहानी क्लियर, ठीक है। फिर जो आपसे पूछा गया है इस पर आते हैं कि किस इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस जाएगी। तो एनोड में पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव वाली गैस चली गई, क्लोरीन, यही हुआ था। कैथोड पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, इस पर कौन सी गैस चली गई आपकी, ये पॉजिटिव है। ये कहानी क्लियर। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहा जाता है, फिर ये पूछा गया था, जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे आंसर देना है। आधे ये नहीं क्वेश्चन खा ही जाओ। उसने पूछा क्या कहा जाता है, जी हाँ जी ये क्या दिया। भाई साहब तेरे भाई के तो 95 से कम कहीं नहीं गए, देखती हो तो पता लगा आधा क्वेश्चन गायब है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसने ये भी पूछा क्यों, why it is called as, why is it called so, as the products obtain alkali that is what, NaOH and chlorine gas Cl2, यही हुआ था। अब ज्यादा जोशीलापन नहीं दिखाने के हाइड्रोजन में चिपका, तो बेचारा रह गया यार, उसको भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर जो बात आपने की उस रिएक्शन को अब दिखाना है। तो क्या हुआ, NaCl को किससे रिएक्ट किया आपने, वाटर के साथ। व्हाट विल बी लेफ्ट, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कली। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। कहानी क्लियर, क्लियर है क्वेश्चन, चलें आगे। आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द लीव्स ऑफ ए प्लांट वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल। ये पता नहीं कौन दिन दिमाग लगाता है क्वेश्चन, लगा तो दिया ही है। एक बात बताओ, जैसे लीफ है, ठीक है, अब कोई भी लीफ है, इसको आपने किसी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया, किसी एल्यूमिनियम फॉइल से आपने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, ठीक है। ये लीफ है आपकी, इसको कवर कर दिया, तो इसके जो स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं वो तो सारे कवर अप हो गए। तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, सारी चीजें नहीं हो सकती जो इसमें नॉर्मली होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब, आगे पुल तो यहीं से क्लियर होता है ना। स्टोमेटल तो लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं आपके, ट्रांसपिरेशन तो यहीं से होगा, तो पुल जो होगा वाटर को वो तो यहीं से होगा ना, जो ऊपर की तरफ उसको करे, लीव्स के ऊपर ही होते हैं। समझ में आ गया था। जब आप इसका आंसर दोगे तो किस तरह से दोगे,
योर आंसर विल बी, पहला आंसर तो ये होगा आपका that no photosynthesis will occur, so no glucose will be made, यानी खाना वगैरह कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। Also no respiration will take place, क्यों? As no oxygen will be taken in, तो respiration भी नहीं होगा। फिर no transpiration will occur, transpiration क्यों नहीं होगा? कोई pores आपके block हो जाएंगे, stomatal pore, so there would be no upward movement of water or minerals from the soil, as there will be no transpirational pull. Temperature regulation of leaf surface will be affected, और ये भी क्या होगा आपका affected होगा। समझ में आ गया ना सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका और वाला, हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। देखो मोटा मोटा तो आप ये समझो कि जो भी फैट होता है, ठीक है, और क्या है आपका दूसरा, जो आपका इंट्रासेलुलर स्पेस होता है सेल्स में जहां पे एक्सेसिव वाटर होता है, ये उसको क्या करता है, कैरी करता है, और उसको वापस किस में डाल देता है, ब्लड में। अगर लिम्फ, तो लिम्फ का इंपॉर्टेंट देखो, पहले तो आपसे पूछा गया कि लिम्फ क्यों इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, तो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो पहली चीज तो आप ये कहोगे लिम्फ जो होता है वो क्या करता है, फैट को कैरी करता है, कहां से, इंटेस्टाइन से। भाई बस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाता है, डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो एक तो फैट वाला पार्ट होता है वो लिम्फ का होता है, लिम्फ उसको क्या करता है, क्या करता है, उसको कैरी करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि जो सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है जहां पर वाटर होता है, उसको क्या करता है, उसको ड्रेन करता है, वो ले जाता है, और कहां पर डाल देता है, ब्लड, जिसके थ्रू जो होता है किडनी वगैरह पे फिर वो सारा आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो क्या करता है ये पहला पार्ट क्या, कि जो भी डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब फैट होता है ये उसको कैरी करता है। दूसरा, जो आपका वाटर होता है कहां पर होता है, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है, वहां से इस वाटर को लेके किस में दोबारा लेके आया था, ब्लड में, वो ब्लड के थ्रू फिर वो आगे ट्रांसफर होता है। ये समझ में आ गया। अब देखो आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, आपसे आगे ये पूछा जा रहा है, इफ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक। आपने कभी देखा है कि कहते हैं ना इसकी इसके नीज में पानी भर गया या इसके यहाँ पे पानी भर गया, यानी कि बॉडी में क्या होता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, पानी जो होता है वो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। समझ आ गया, जैसे कहते हैं ना कि वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो अगर लिम्फेटिक वेसल आपकी ब्लॉक हो जाए तो वो जो ड्रेनेज था वो सिस्टम ही ब्लॉक हो गया आपका, वो चीज आगे जा ही नहीं रही, वहीं की वहीं खट्टी होती जा रही है, खट्टी होती जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाएगी तो होगा क्या, blockage of lymphatic system will lead to water retention and poor fat absorption in the body। भैया ये भी गया और ये भी गया आपका, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। अब हम आते हैं फिजिक्स में। रोहित wants to have an erect image of an object using a converging mirror of focal length 40 सेंटीमीटर। कौन से केस में होता था भैया, और ये बताया भी था कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है ये आपका। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर, वेरी, कौन सा होता है, कनकेव मिरर। कौन सा केस में इरेक्ट इमेज बनती थी, सिक्स्थ केस। और ये आपको तब भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके केसेस में यूजेस भी आते हैं, सारी चीजें आती है, वो बाकी केसेस से वही एक आपका एक्सेप्शनल केस है, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साइंस में एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको कहेगा रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, अब उसमें होता क्या है, कब बनती है, जब फोकल लेंथ यानी कि फोकस पॉइंट जो होता है आपका और पोल उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब आपसे पूछे स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। तो भैया 0 और 40 के बीच में कहीं भी रख दो, पोल हो गया 0, ये हो गया फोकस पॉइंट, तो इसके बीच में कहीं भी आप रखो, 0 और 40 के बीच में होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये आपका। ड्रॉ रे डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन, वो आपको पता ही कैसे बनाई जाती है, ठीक है, पता मतलब बना के दिखा रहा हूँ अभी कैसे बनेगी आपकी। और स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर, डेंटिस्ट वाला कर दो, शेविंग मिरर की तरह बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि इसमें लार्ज इमेज बनती है। तो पहले तो आप ये समझो, पहले तो मैं आपको उसी चीज पर लेके आ रहा हूँ जो हमने डिस्कस किया था, कंसेप्ट क्लैरिटी करवा देता हूँ आपकी। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है आपका वो एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, कुछ याद है, कुछ राइटिंग से पहचान लो। हाँ सर, पहचानी पहचानी से लग गई। और कनकेव मिरर कौन सा होता है हमारा,
कन्वर्जिंग मिरर, यही पढ़ा था हमने, मोटी मोटी बात। अभी यहाँ तो ये समझो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कन्वर्जिंग मिरर, तो एक इसकी बात मतलब क्या हो गया, कनकेव मिरर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ ये वाला केस यही था। और इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पर होती है आपकी, पोल और फोकस के बीच में। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये डिस्टेंस आपका कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 40, तो 0 और 40 के बीच में कहीं भी रखो तो पोल और इसके बीच में आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। इस तरह से इमेज बनेगी कुछ। पहला क्या होता है, जो रे पैरेलल टू जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, वो एग्जैक्टली क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और किससे पास होती है, फोकस से। ये रूल पढ़े थे हमने। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो इसी अपने ही बात में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक। लेकिन ये तो एक्चुअल में हुआ ऐसा, लेकिन अपीयर क्या होता है कि बोथ ऑफ दीज रेज गॉट रिफ्रैक्टेड, और आपकी जो होती है वर्चुअल इमेज बनती है। पहले होता कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस एट अ डिस्टेंस बिटवीन 0 to 40 सेंटीमीटर, इसके बीच में होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। क्यों ऐसा होना चाहिए, दिस इज बिकॉज इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और डायग्राम ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गॉट रिफ्रैक्टेड। सेकेंड रे जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एरो का ध्यान रखना, इसी पर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। बट अपीयर क्या हुआ, अपीयर क्या हुआ, बोथ ऑफ दीज रेज गॉट रिफ्रैक्टेड। इसकी वजह से आपकी ये वर्चुअल इमेज ऐसा में दिखाई दे रहा था। मैंने ये भी बताया था इसको डॉटेड बनाना। डॉटेड का मतलब है रियल में ऐसा नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो एग्जांपल दिया था जब गेस्ट आ रहा था, जैसे आप जो दिखते हो, रियल में ऐसे नहीं हो, घर वालों को ही पता है। छोटे भाई बहन को इंस्ट्रक्शन दीदी बोलो, भैया बोलो, बड़ा मुश्किल हो जाता है, गला फंस रहा होता है तुम्हारा, पर बोलना पड़ता है। कहाँ से टक्करी होती है, कब तक इसको दीदी भैया चलता रहेगा, ठीक है। चलो जी आगे, स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर, तो भैया वो डेंटिस्ट वाले को चिपका दो। तो वन यूज में क्या हो जाएगा आपका, यूज एज अ शेविंग मिरर और यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट द एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। भाई जरूरी है, नहीं दिखा था कौन कौन से दांत उखाड़ देगा, इसको दिखना चाहिए कौन से दांत में दिक्कत है, पता लगे क्या करने का था, क्या करके आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपका फिजिक्स, लाइट चैप्टर छोड़ ही नहीं रहा बच्चा। A lens of focal length 5 centimeter is being used by Debashri in the laboratory, okay, as a magnifying glass। भैया मैग्नीफाइंग यानी कि enlarge image, कन्वेक्स, कनकेव में तो भूल ही जाओ, दो ही केसेस पढ़े थे, दोनों में क्या थी, डिमिनिश इमेज। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, कौन सा लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, देखो फोकल लेंथ भी आपको गिवन है f, और डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये आपका कन्वेक्स लेंस का भी लास्ट केस है, इसकी बात कर रहे हैं। ये कन्वेक्स लेंस का भी कौन सा केस है आपका, क्योंकि मैग्नीफाइंग इमेज बन रही है, सोच पा रहे हो इस चीज को। अब ये बताओ 25 सेंटीमीटर आपके हिसाब से क्या है, यू है या वी है, वी। और कोई क्या लगता है आपको, ये वी है या यू है, यू, गुड। और कोई अपनी राय व्यक्त करने का, अभी भी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा हक बनता है कि हम अपनी राय रखें। तो जितने भी भाई बहन मेरे यहाँ बैठे हुए अपनी राय रखो, वी। और कोई, यू। भाई मेरी बात सुनो, यू और वी पे तो हम बाद में आते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन आपको समझ में आ रहा है क्या है, यही होता है आई का। तो 25 सेंटीमीटर पे दिखेगी तभी तो मुझे दिखाई देगा। किसी भी चीज को मैं देख रहा हूँ 25 सेंटीमीटर में होगी तभी, जैसे मान लो आप डिक्शनरी देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, कितने छोटे छोटे वर्ड होते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने कभी देखी भी है कि नहीं। आजकल तो बस गूगल पे गए, ये और ये, अगर देखी हो, जैसे हम लोगों ने तो देखी है भैया, पता कैसे आंखें पड़ती थी, ए में जाओ, उसमें ए बी वाला देखो, ऐसे देखो, ऐसा लगता था आंखों के ढेले बाहर आ जाएंगे। अब इतना दिमाग नहीं चलता था, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर लो भैया, हम तो सीधा लगे होते छोटे छोटे, अपना बोलो 6x6 की आंखें, अब दिख रही है 6x6 की आंखें, ठीक है। तो देखो
आपका ऑब्जेक्ट जहां भी है आपको वो 25 सेंटीमीटर में दिखेगा, तभी तो आप उसको देख पाओगे। आपको तो उसको 25 सेंटीमीटर पे लेके आना है। प्रैक्टिकली चीज को समझो, इस चीज को। आपको इसको कहां पर लेके आना है? आपने डिक्शनरी के ऊपर उसको रखा और ये कहां पर आना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है? ये वी है आपका। भैया वो ये तो कह रहा है हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, कन्वेक्स मिरर में इस वाले केस में, ये वाला जो केस होता था, इसमें v जो है आपका सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता था या अपोजिट साइड में होता था? v इस वाले केस में सेम साइड, तो v पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड। तो v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, वेरी गुड। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस में अपोजिट वाला लेते थे या सेम साइड वाला? अपोजिट वाला, यानी कि राइट साइड में। राइट वाला तो मतलब सही है, सही है तो पॉजिटिव है। एफ यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। पहले इतनी कहानी क्लियर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? क्या होता था? v बाई यू। अब आपको लेंस फॉर्मूला यूज करके पहले क्या निकालना पड़ेगा? कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। इमेज तो पता है कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है। कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, मतलब बेसिकली आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? कि भैया उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए कि इमेज जो 25 सेंटीमीटर आ जाए। क्वेश्चन ये है आपका कि मैग्नीफाइंग ग्लास का जब हम यूज करें तो उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं मैं कि जो उस पर इमेज दिखाई दे वो मुझे लीस्ट डिस्टेंस, ताकि मुझे 25 सेंटीमीटर पर आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो पहले इस केस को देखो। जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको, पहले तो ये कंसेप्ट बता रहा हूं। ये वाला केस है आपका, कौन सा केस है? ये P6 केस। तो ये भी आपका एक्सेप्शनल केस था, आपका था ना आपका। बाकी सब में तो क्या थी आपकी इमेजेस? रियल और इन्वर्टेड। इसमें क्या बनी आपकी? वर्चुअल इमेज। तो दोनों ही केसेस में कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, इसके जो लास्ट केस है बड़े इंपॉर्टेंट। यही पढ़ा था हमने। ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट है आपका और इस केस में जो इमेज है वो सेम साइड पर होती है। ये ऐसे गई, एक्चुअल में होता क्या है, ये इस तरह से यहाँ से क्या होता है? फोकस से, फोकस देखो इसमें राइट साइड का होता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। यही हुआ था, ठीक है। सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से वो एज इट इज चली गई, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या दिखाई दिया? हमें ये दिखाई दिया कि बोथ ऑफ दीज रेज गॉट रिफ्रैक्टेड। ये अपने बात पर ऐसे ये हमें दिखाई दे रहा है, जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। ये तो जो इमेज हमें दिखाई दे रही है वो ये है। ये भी एक्चुअल में आपको कैसी बनानी है? डॉटेड, क्योंकि ये क्या है आपकी? वर्चुअल इमेज है। एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, रियल इमेज नहीं है, लेकिन है कैसी? एनलार्ज, यानी कि मैग्नीफाइड। कहानी क्लियर? ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है। तो भैया पहले तो ये देखो, क्या आपको ये कैलकुलेशन क्लियर है? क्या होता था लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v आपने खुद ही बता दिया सर, इस केस में सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा तो माइनस में लेंगे हम। एफ भी आपको गिवन है और एफ अपोजिट साइड का यूज होता है तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो एफ कितना हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर। जब आप वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। ये कितना हो जाएगा आपका? -1/25 और ये हो जाएगा -1/u। ये कहानी क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1/u इक्वल टू में क्या हो गया? -1/25। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो -1/5। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? 25 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 25। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया -1। 5 के टेबल में 25 किस पर आता है? 5 पर, तो ये हो गया आपका -5। तो ये हो गया -6/25। मोटी मोटी बात आप ये समझो कि 1/u आपका -6/25 है, तो u क्या होगा? -25/6। ये क्लियर हो गया? ठीक है, गुड। अब एम मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस वाले केस में? v/u होता है। v हमारा कितना है? v हमारा कितना है? -25। u आपका कितना है? -25/6। कैन आई से दैट इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -25 इंटू -6/25। 25 से 25 कैंसिल, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी? 6। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राइज टू रीड। और आपका लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। उससे आगे लेके आओगे तो आपको ब्लरी दिखाई देगा।
शी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? भैया रीजन तो यही है, लीस्ट जो आपका डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 होता है, आपने उसके आगे लेके आगे पढ़ा था ना आपने ह्यूमन आई में, कितना वो कन्वर्ज नहीं कर पाती है, इससे आगे वो नहीं कर पाता, लेंस पे बहुत ज्यादा वो आता है, ठीक है। और देखो इसका जो बी पार्ट है वो भी सेम यही है। रवि kept a book at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज ऑफ हिज फ्रेंड हरी, बस नाम चेंज कर दे रवि और हरी, यार उससे साइंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन इन द बुक, अब पता नहीं क्यों दिया, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो इस केस में क्या होगा, आप बी वाला पार्ट ही समझो। दिस इज बिकॉज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चले आगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ स्टूडेंट फिक्सेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग, ये आपके स्कूल में आई थिंक करवाया भी होगा शायद आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। एक ड्राइंग बोर्ड ले लिया, उसमें व्हाइट शीट लगा दी। ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर, सेंटर में क्या रखा, बार मैग्नेट, ठीक है। एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, उसको ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। फिर आप क्या करोगे, देन ही टैप, कैसे आप उसको टैप करोगे, ऐसे जैसे उस बोर्ड को आप क्या करोगे, टैप करोगे, वो एक रेगुलर पैटर्न शो करेगी। एंड ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्टेन पैटर्न। मैं भी आपको ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी एक्टिविटी और ऐसे ऐसे एक्टिविटी में बताए गए वैसे वैसे क्वेश्चन बनाए गए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न? भैया जो मैग्नेट है वो फोर्स क्रिएट करेगी, उस फोर्स की वो सारा फोर्स इन आयरन फिलिंग्स पर आएगा, जिसकी वजह से एक डेफिनेट पैटर्न में फॉलो करेगी। विच फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड है ना फिजिकल क्वांटिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जो क्रिएट हो जाएगी, इस इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस। क्या इंडिकेट किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। कोई प्रॉपर्टीज बता दो तो, क्लोज कर्व बनता है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, आउटसाइड द बार मैग्नेट, विद इन द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ पैरेलल होती है, ठीक है। और पोल्स पर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये देखो, आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्वेश्चन लिया कहाँ से, देखो ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी, मैं आपको पूरी बुक के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपकी, दिस इज द एक्टिविटी। और जो देखो वो एक्टिविटी है, यही आपका क्वेश्चन बना दिया। ये देखो क्वेश्चन देखो क्या है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ये लिखा था। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग, a salt sprinkler may be used for this purpose, now tap the board gently, ये आपका क्वेश्चन बना दिया सारा, ठीक है। और ये आपका जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या कहा गया, अब देखो जो उसने पूछा क्या है, वो इस एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वही आपके आंसर है। देखो कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन फिगर, वो हमने देखा ना इस तरह का पैटर्न। अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ यहाँ पर, तो आयरन फिलिंग जो पैटर्न शो कर रही है वो ये शो कर रही है, ये किस तरह का पैटर्न शो कर रही है, नॉर्थ टू साउथ। किस तरह का पैटर्न बनेगा आपका, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से, ये इस तरह का ऐसे बनता है, ऐसे समझ में आ रहा है, इस तरह का कोई पैटर्न बनेगा। तो अब आपको जो यहाँ पर बताया आगे क्या कहा गया, देखो Why do the iron fillings arrange in such a pattern, यही क्वेश्चन था। What does this pattern demonstrate, और ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेट exerts its influence in the region surrounding it, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि मैग्नेट जो है, कौन सी मैग्नेट, बार मैग्नेट, वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। मैग्नेट जो आयरन को अट्रैक्ट करती है ना, उसको इन्फ्लुएंस करती है, तो उसने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, एक रीजन क्रिएट किया। Therefore the iron fillings experience a force, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग्स ने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स, जिस फोर्स की तरफ वो अट्रैक्ट हुई। The force thus exerted makes iron filling to arrange in a pattern, जिसकी वजह से क्या हुआ, आयरन फिलिंग एक पैटर्न पर बन गई। कैसे गई है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉट टू साउथ। The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। Which physical quantity, कौन सी क्वांटिटी है वो, मैग्नेटिक फील्ड। The line along which the iron fillings align themselves present magnetic field lines, और उस लाइन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो जो आपका क्वेश्चन था उसके आंसर आपको किस तरह से देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या होगा, अब आपको ये चीज समझ में भी आ गया होगा।
When iron filings are placed in a magnetic field around a bar magnet, they behave like a tiny magnets. ये किसकी तरह बिहेव करती है? टाइनी मैग्नेट्स की तरह. मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक है. The magnetic force experienced by these tiny magnets make them rotate and align themselves along the direction of field line. तो वो एक प्रॉपरली एक पैटर्न पर मूव करना शुरू कर देती है, एक पैटर्न बनाती है. The physical property indicated by this arrangement is the magnetic field. फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई ना वहां पर, प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट. फिर क्या पूछा गया था इनकी प्रॉपर्टी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट. ये तो मैंने कहा था बहुत, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है क्योंकि दो सेपरेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉसिबल ही नहीं है, हमने पढ़ा था. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर. क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है. फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और वाला. आपको कहा जा रहा है कंपास नीडल. A compass needle is placed near a current carrying wire. भैया करंट कैरिंग वायर, तो वायर में क्या होगा? करंट होगा. करंट से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस कंपास नीडल में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा. कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड पर क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करेगी. ये चीज समझ में आ रही है? स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज. देखो, जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी. जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही वो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा. सिंपल सी बात है. दूसरा क्या था? कंपास नीडल. द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर. आप नीडल को वायर से दूर लेके जा रहे हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां क्रिएट हुई है उससे आप दूर जा रहे हो, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना. आप उस इन्फ्लुएंस से दूर हो गए. जो एक रीजन क्रिएट हो गया था आप उस रीजन से दूर जा रहे हो, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जितनी दूर जाओगे उतना डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम होगा. समझ में आ रही है मेरी बात? भाई मैग्नेट होती है, उसको होता है ना एक चीज, इतनी दूर लेके एक टाइम पे वो अट्रैक्ट, एक तो एक टाइम ऐसा भी आएगा वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगी. कोई पीस ऑफ आयरन ले लो या दूसरा मैग्नेट ही ले लो चाहे, तो एक रीजन होता है, उस रीजन से जितनी दूर जाओगे, जितना क्लोज आओगे उतना ही क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. ठीक है. तो जब आप इसका आंसर दोगे किस तरह से दोगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इंक्रीजेस एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ये क्लियर है? सेकंड पार्ट का, द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. क्लियर होगी भाई बात? ठीक है. इसका नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, why is damage to the ozone layer a cause for concern. एनवायरमेंट वाले में भैया ये और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाला जो भी आपने किया, ये दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि भैया क्या करती है? हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको रोकती है जो सन से आती है. इसका कॉजेस क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन? स्टेप्स ये लिए गए हैं कि इसको बैन कर दिया गया. क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया. अराउंड 1986-87 में इसको बैन कर दिया गया था. सारी कंट्रीज से क्या एक साइन एक एग्रीमेंट करवाया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज आप फ्रीज करो, अब कोई यूज आगे नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ गया कि इसी की वजह से ऐसा हो रहा है. समझ में आ गया? ठीक है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs. तो देखो आप आंसर किस तरह से दोगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा आपका? Damage to ozone layer is a cause for concern because the ozone layer shield the surface of the earth from harmful ultraviolet radiation. उससे बचाती है. From the sun which causes skin cancer in human being. यानी कि अगर वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पर अगर आ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, सारी चीजें हमने पढ़ी थी. फिर क्या रीजन है? सेकंड पार्ट ये था, मैंने कहा ना हर पार्ट का आपको आंसर देना. Synthetic chemicals like chlorofluorocarbons which are used as refrigerants and in the fire extinguisher. इसमें यूज किया जाता था, अब मैं है नहीं कह रहा हूँ. आर द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन. ये मेन रीजन था. क्या? CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये क्लियर हो गया? ठीक है. और लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया था? क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या मेजर? तो स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज. इसको कैसे, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं? मैनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव साइंड काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए. नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट. सभी को कहा गया भैया इस पर सिग्नेचर करो कि हाँ हम ऐसा आगे नहीं करेंगे. एंड आर ओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ UNEP, यानी कि जो सभी को इंस्ट्रक्ट करता है. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम
पूरे एनवायरनमेंट को किस तरह से वो करना, चैनलाइज करना है कि भैया कोई भी कंसर्न ना सभी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए था। टू फ्रीज और लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ सीएफसीज एट 1986 लेवल। और ये आपका सेक्शन सी कंप्लीट। क्लियर हो गया? ठीक है।